हम लोग चलते हैं अल्जाइमर्स डिसीज पे। तो अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि जैसे अल्जाइमर्स डिसीज इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया मतलब बुद्धि विनाश, बुद्धि का विनाश हो जाना, लॉस ऑफ मोटिवेशन, मूड स्विंग्स, डिसओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड प्रॉब्लम्स विथ लैंग्वेज। Then Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. Then dementia is a clinical syndrome characterized by impairment of cognitive functions that include memory, orientation, thinking, comprehension, calculation, learning capacity, language, judgment, executive function, visuospatial function and visuomotor speed. ये सभी पॉइंट्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट? Now, the etiology of Alzheimer's disease is still not clear. Still not clear. Okay. So, idiopathic है. Idiopathic मतलब जिसका etiology पता नहीं है. The disease symptoms arise due to extracellular beta amyloid plaques and intracellular neurofibrillary tangles. Okay. तो इसके अंदर में क्या इन्वॉल्व रहता है? सिम्टम्स किस वजह से होते हैं? तो सिम्टम्स due to beta amyloid plaques, okay, and intracellular neurofibrillary tangles. तो बीटा अमिलॉइड प्रोटीन, ओके, एंड ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, टैंगल्स, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ये टाउ प्रोटीन के होते हैं। कौन से? टाउ प्रोटीन, टाउ प्रोटीन, उसके ये टैंगल्स होते हैं, ओके, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। इंट्रासेलुलर, ये इंट्रासेलुलर होते हैं, एंड बीटा अमिलॉइड प्लेक्स ये ब्रेन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में, ओके, एंड ये पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। तो जैसे कल हम लोगों ने दो इमेज देखी थी, तो ये हेल्थी ब्रेन का इमेज है एंड ये अल्जाइमर्स ब्रेन का इमेज है। तो अल्जाइमर्स ब्रेन के इमेज में आप देखिए कि यहाँ पे ये प्लेक है। ये क्या है? ये प्लेक है बीटा अमिलॉइड प्रोटीन का। दिस इज द प्लेक ऑफ बीटा अमिलॉइड प्रोटीन, ओके। एंड यहाँ पे आपको जो अंदर नेटवर्क दिख रहा है, नेटवर्क, जाल, मकड़ी का जाल होता है, वैसे यहाँ पे जाल हो जाता है, जाल बनता है, जिसको टैंगल बोलते हैं, टैंगल, गुंता गुंता, ओके। तो इस तरह गुंता गुंता ये टाउ प्रोटीन का है। किसका है? टाउ प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पे अल्जाइमर्स डिसीज में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है? तो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन एंड टाउ प्रोटीन, ओके। एंड पार्किंसंस में कौन सा प्रोटीन है? विच प्रोटीन इज देयर इन पार्किंसंस? बताइए। Aggregation of which protein is there in Parkinson's disease? अल्फा सिनुक्लिन, ओके। उसमें कौन सा होता है? अल्फा सिन मतलब सिनॉप्सिस, सिन मतलब सिनॉप्सिस, ओके, सिनुक्लिन, अल्फा सिनुक्लिन प्रोटीन, ओके। एंड अल्फा सिनुक्लिन प्रोटीन के एग्रीगेशन होने की वजह से जो बॉडीज बनती है उनको क्या नाम है? दोज बॉडीज? लेवी बॉडीज, राइट, लेवी बॉडीज। तो पार्किंसंस में लेवी बॉडीज होते हैं एंड अल्फा सिनुक्लिन प्रोटीन होते हैं। अल्जाइमर डिसीज में प्लेक, प्लेक किसका? प्लेक बीटा अमिलॉइड प्रोटीन का प्लेक, एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ओके, किसका? टाउ प्रोटीन का होता है। और इसके अलावा इटियोलॉजी जो है इसके अंदर में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल भी डिक्रीज होता है। तो देखिए, द वेरियस हाइपोथेसिस फॉर अल्जाइमर्स डिसीज इंक्लूड, ओके, IMP ध्यान रखिए। वेरियस hypothesis for Alzheimer's disease include amyloid hypothesis. So accumulation of excess beta amyloid protein in the brain forming amyloid plaques on neurons or synapses. या amyloid plaques कहाँ पे फॉर्म होते हैं? न्यूरॉन पे या सिनेप्सेस पे। और अगर न्यूरॉन्स पे या सिनेप्सेस पे प्लेक फॉर्म हो जाता है तो न्यूरॉन्स या सिनेप्सेस का जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लेक का मतलब आपको पता है, प्लेक का मतलब वुंड के ऊपर जो कवर आ जाता है, जख्म के ऊपर में जो कवर आ जाता है, जिसको हम खपली बोलते हैं मराठी में, खपली। वुंड के ऊपर में, जख्म के ऊपर में जो कवर आता है, दैट इज अ प्लेक। तो इस तरह के प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं न्यूरॉन्स पे और सिनाप्स पे, प्रोटीन के। कौन से प्रोटीन के? एमिलॉइड प्रोटीन के, जिसकी वजह से न्यूरॉन या सिनाप्सेस काम करना बंद कर देते हैं। देन टाउ हाइपोथेसिस, ओके, हाइपोथेसिस दैट इज न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन इनसाइड नर्व सेल बॉडीज, ओके, नर्व सेल बॉडी के अंदर में। तो आप जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये क्या है? ये आपका नर्व सेल बॉडी है। दीज आर द डेंड्राइट्स, ओके, ये डेंड्राइट्स है आपके,
ये क्या है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये नीचे में क्या है, ये एक्सॉन है, एंड ये क्या है, ये नर्व सेल बॉडी है, दिस इज द नर्व सेल बॉडी, राइट। तो नर्व सेल बॉडी के अंदर में टैंगल्स, गुंता गुंत जाल बन जाता है, किसका, टाउ प्रोटीन का, ओके। सो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ टाउ प्रोटीन इनसाइड नर्व सेल बॉडीज। देन तीसरा जो हाइपोथेसिस है, दैट इज द कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, कोलिनर्जिक, okay, what does it mean? So according to this hypothesis, Alzheimer's disease is caused due to reduced synthesis of acetylcholine, due to reduced synthesis of acetylcholine, okay, ये किसका हाइपोथेसिस है। देन जेनेटिक फैक्टर्स, तो कुछ जीन्स है, कुछ जीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ जीन्स की वजह से भी अल्जाइमर्स डिसीज हो सकता है, ओके। देन कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, कॉग्निटिव मतलब बुद्धि से संबंधित, कॉग्निटिव मतलब जहाँ पे बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे बुद्धि का, दिमाग का, लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो दैट इज कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब बुद्धि काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। देन नॉन कॉग्निटिव सिम्टम्स, नॉन कॉग्निटिव जो बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, दिमाग से रिलेटेड नहीं है, नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, दो आर द नॉन कॉग्निटिव, ओके। तो कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ओके। सो कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंसी, जो इंटेलिजेंसी होती है उससे रिलेटेड, ओके। तो कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, तो इसमें मेमोरी लॉस है, देन लैंग्वेज इंपेयरमेंट, देन टेम्पोरल एंड स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, देन इंपेयरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड जजमेंट, ओके। सो ये मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड। देन नॉन कॉग्निटिव सिम्टम्स, नॉन कॉग्निटिव मतलब जो बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें बिहेवियरल चेंजेस में अपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। देन एजिटेशन, एग्रेशन, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन जिसे बोलते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, दैट इज द एजिटेशन, एग्रेशन, इरिटेबिलिटी। देन मूड डिसऑर्डर्स, एग्जांपल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, then anxiety, then mutism, that is inability to speak. What is mutism? Mutism is inability to speak. Then hallucinations and paranoia, okay, hallucinations and paranoia, hallucinations का मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, hallucination, delusion, illusions and paranoia मतलब डरावने सपने आना, डरावने सपने, that is paranoia. Then हाइपोस्मिया मतलब लेस स्मेल, जो स्मेल है, ओके, लेस वो कम हो जाती है, मतलब लेस स्मेलिंग पावर मतलब जो हम स्मेल करते हैं, स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कम हो जाता है, मतलब हम ठीक से स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हाइपोस्मिया मतलब स्मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम स्मेल को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, दैट इज हाइपोस्मिया। देन इंसोम्निया, दैट इज इनएबिलिटी टू स्लीप। Then myoclonus, that is spasmodic, jerky contraction of groups of muscles. Then seizures and urinary incontinence. Okay, मतलब यूरिन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, that is urinary incontinence. तो ये जो हम लोगों ने अभी सिम्टम्स देखे, these are the non-cognitive symptoms of Alzheimer's disease. ये अल्जाइमर डिसीज के non-cognitive symptoms हैं. Then unavoidable risk factors for Alzheimer's disease are, अल्जाइमर डिसीज के अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स क्या है, एज को आप अवॉइड कर सकते हो क्या, एज को रोका जा सकता है क्या, एज को बढ़ने से रोका जा सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, दैट इज अनअवॉइडेबल फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल फैक्टर है। एंड हैविंग अ स्पेसिफिक जीन लाइक अपोलिपोप्रोटीन ई जैसे अगर जीन्स बॉडी के अंदर में है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। सो दीज आर द अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर अल्जाइमर्स डिसीज। Then the pharmacotherapy of Alzheimer's disease may temporarily improve symptoms. Permanent treatment है क्या कोई इसको, नहीं है, इसके लिए temporarily treatment है, okay. So the important categories of drugs used in the treatment of Alzheimer's disease include, तो यहाँ पे कौन से ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर्स मतलब कोलिनर्जिक ड्रग, मतलब इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएंगे और एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा करके कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके मेमोरी को इंप्रूव करेंगे, मतलब डिमेंशिया को इंप्रूव करेंगे, राइट। तो इसके एग्जांपल है डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन,
गैलेंटामाइन एंड टैक्रिन। ओके, देन यहाँ पे एन मिथाइल डिएस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके भी एंटागोनिस्ट है, जिसका एग्जांपल मेमांटिन है, मेमांटिन। तो इस ये दो कैटेगरी के ड्रग्स है दो जो कि जनरली अल्जाइमर्स डिसीज में यूज किए जाते हैं। नाउ कल के लेक्चर में, कल दीपाली आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो यहाँ पे भी डोपामिन, ओके, डोपामिन और एसिटिलकोलिन में इम्बैलेंस होता है क्या? तो नेचुरली यहाँ पे जब एसिटिलकोलिन की लेवल डिक्रीज होगी तो डोपामिन की लेवल इंक्रीज होगी। पर डिफरेंस क्या है देखिए, जब हम लोगों ने पार्किंसंस डिसीज डिस्कस किया, पार्किंसंस डिसीज, ओके, तो पार्किंसंस डिसीज वाज लिमिटेड टू सबस्टेंशिया नाइग्रा। ओके, सबस्टेंशिया नाइग्रा तक ही लिमिटेड है। ओके, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्किंसंस डिसीज। कौन से एरिया में डोपामिन डिक्रीज होता है पार्किंसंस डिसीज में? तो ब्रेन में सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन डिक्रीज होता है। ओके, एंड एसिटिलकोलिन इंक्रीज होता है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसके? अल्जाइमर्स डिसीज की, तो अल्जाइमर डिसीज ये थ्रू आउट ब्रेन है, थ्रू आउट ब्रेन। ये कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करता है क्या अल्जाइमर डिसीज? तो नहीं, ये पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करता है, ये थ्रू आउट ब्रेन की बात करता है। ओके, एंड जो हमने बैलेंस की बात की थी, पार्किंसंस डिसीज में जो बैलेंस होता है डोपामिन और एसिटिलकोलिन का, ये कहाँ पे मेंटेन होना चाहिए? सबस्टेंशिया नाइग्रा में होना चाहिए। डोपामिन और एसिटिलकोलिन का जो बैलेंस है वो कहाँ पे होना चाहिए? वो सबस्टेंशिया नाइग्रा में होना चाहिए। थ्रू आउट ब्रेन, पूरे ब्रेन में डोपामिन और एसिटिलकोलिन का बैलेंस होता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ब्रेन के हर पार्ट में डोपामिन और एसिटिलकोलिन ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो जरूरी कहाँ पे है? सबस्टेंशिया नाइग्रा में जरूरी है। तो पार्किंसंस डिसीज का जो लॉजिक है वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट की बात करते हो तो वहां पे लॉजिक सही बैठता है कि अगर अल्जाइमर्स डिसीज में कोलिन, एसिटाइलकोलिन की लेवल कम होती है तो फिर डोपामिन की लेवल बढ़ जाएगी। कहाँ पे? पर्टिकुलरली सबस्टेंशिया नाइग्रा में। कहाँ पे? सबस्टेंशिया नाइग्रा में, नॉट थ्रू आउट द ब्रेन। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से सिजोफ्रेनिया की हमने बात की थी, तो सिजोफ्रेनिया में जो डोपामिन का लेवल है वो एक्सेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे? तो मेसोलिम्बिक सिस्टम में, पर्टिकुलरली मेसोलिम्बिक सिस्टम ब्रेन। ओके, मेसोलिम्बिक सिस्टम सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पे जब हम अल्जाइमर डिसीज की बात कर रहे हैं तो अल्जाइमर्स डिसीज में हम लोग मेसोलिम्बिक सिस्टम की भी बात नहीं कर रहे, कोई पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू आउट ब्रेन की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रेन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स में। तो ये जो डिफरेंस है सिजोफ्रेनिया में मेसोलिम्बिक सिस्टम, पार्किंसंस डिसीज में सबस्टेंशिया नाइग्रा, एंड इसके अंदर में अल्जाइमर्स में थ्रू आउट ब्रेन। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस को समझ के लीजिए। जब थ्रू आउट ब्रेन की हम बात करते हैं, थ्रू आउट ब्रेन यदि एसिटिलकोलिन कम होता है तो हम अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा को देखें तो सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन बढ़ जाएगा, एसिटिलकोलिन कम होगा। बट यहाँ पे पूरे ब्रेन को हमें देखना होगा। ओके, सो दीपाली डाउट क्लियर है आपका? कल का जो आपने क्वेश्चन पूछा था सर, मतलब पार्किंसन में सिर्फ सबस्टेंशिया नाइग्रा में होगा और अल्जाइमर में पूरे ब्रेन में होगा। हाँ, अल्जाइमर्स में जो प्रॉब्लम होता है वो पूरे ब्रेन में होता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में ओनली ये अपना मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट। हाँ, बट जब मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में, मेसोलिम्बिक सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा में जब प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट होल बॉडी पे होता ही है, राइट? उसका इफेक्ट होल बॉडी पे होगा। एंड यहाँ पे जब हम अल्जाइमर डिसीज की बात करते हैं तो अल्जाइमर डिसीज में जो यहाँ पे आपका प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन का। ओके, एंड जो टाउ हाइपोथेसिस है एंड जो कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस है, ये कोई पर्टिकुलर पार्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्ट की यहाँ पे बात नहीं आ रही है। यहाँ पे ऑल न्यूरॉन्स की बात आ रही है एंड टोटल कंप्लीट ब्रेन की बात आ रही है। ठीक है, क्लियर सर? ओके, और किसी को यदि कोई डाउट है इसके बारे में तो डाउट क्लियर कीजिए। ओके, आप सवाल पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, बट ये कंसेप्ट को क्लियर रखिए। ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका अल्जाइमर्स का, पार्किंसंस का, सिजोफ्रेनिया का, तो इसका फार्माकोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नाउ अब ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रोक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक
is defined as the abrupt onset of focal neurological deficit or any alteration in level of consciousness due to an underlying vascular pathology including ischemia, ischemic strokes or hemorrhagic stroke. Okay, so this is the definition of stroke. यह डेफिनेशन है स्ट्रोक की. अब इसको हम समझ के लेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है? एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. फोकल का मतलब फोकस. ओके, फोकस का मतलब पर्टिकुलर सेंटर, पर्टिकुलर कोई सेंटर या पर्टिकुलर कोई पार्ट, मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. न्यूरोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू ब्रेन. तो ब्रेन में यदि कोई पर्टिकुलर पार्ट है, कोई पर्टिकुलर सेंटर है, फॉर एग्जांपल ब्रेन में ऑडिटरी सेंटर है, ऑडिटरी सेंटर जो कि जिससे हमें प्रॉपर सुनाई देता है, मतलब जो कुछ हमें सुनाई दे रहा है उसका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं. कहाँ पे करते हैं? ऑडिटरी सेंटर में करते हैं. या ब्रेन में विजुअल सेंटर होता है, विजुअल सेंटर, हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो विजुअल सेंटर से दिखाई देता है. या रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ब्रेन का जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. ब्रेन का लेफ्ट साइड जो है बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है. राइट. तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर में, अगर ये सेंटर्स, ये कोई सेंटर का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, तो वो पार्ट जिस चीज को कंट्रोल कर रहा है वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा. मतलब जैसे ब्रेन में ऑडिटरी सेंटर है, ऑडिटरी सेंटर, एंड ये समझ लीजिए कि जो ब्रेन का ऑडिटरी सेंटर है, ये ऑडिटरी सेंटर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो क्या हमें ठीक से सुनाई देगा? और सुनाई भी देगा तो क्या हम उसका सही से मतलब निकाल पाएंगे, उसको ठीक से इंटरप्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. यदि जो विजुअल सेंटर है, विजुअल, ओके, जो कि हमारे विजन को कंट्रोल करता है, वो विजुअल सेंटर, विजन का सेंटर, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका अगर छोटा सा पार्ट भी डिस्टर्ब होता है, ओके, तो हमारे विजन में प्रॉब्लम आ जाता है. मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ. अभी ये हमारा विजन का सेंटर है ब्रेन में, ये कंप्लीट, ओके. और इस विजन के सेंटर में यहाँ पे सपोज ये जो पार्ट है, इतना से पार्ट, ओके, इतना, ये छोटा सा जो पार्ट है, ओके, इतना सा ही पार्ट है, और ये पार्ट डैमेज हो जाता है. विजन सेंटर जो है ब्रेन में, तो ये कंप्लीट जो सर्कल है ये विजन सेंटर है, और विजन सेंटर में इतना सा जो छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट डैमेज हो जाता है. तो ये जो पार्ट हमारे विजन को कंट्रोल करता है, जितना भी हमारे विजन को कंट्रोल करेगा ये पार्ट, तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो पार्ट काम नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल स्ट्रोक में क्या होता है? हेमी एनोपिया हो सकता है. हेमी एनोपिया का मतलब क्या है? हेमी एनोपिया का मतलब पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकता है. क्या हो सकता है? पार्शियल ब्लाइंडनेस. ये पार्शियल ब्लाइंडनेस में क्या हो सकता है पता है आपको? तो पार्शियल ब्लाइंडनेस में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति जो है, पर्सन तो पूरा दिखाई दे, बट उसका जो फेस है, उसका फेस आपको दिखाई नहीं देगा. ऐसा हो सकता है. ओके, आपको पर्सन दिखाई देगा, पर्सन की आवाज आपको आएगी, बट पर्सन का चेहरा आपको नहीं दिखेगा. पर्सन का चेहरा आपको नहीं दिखेगा, तो आप पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके चेहरे से. आवाज पे से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट चेहरे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि चेहरा आपको दिखेगा ही नहीं उस पर्सन का. उसका चेहरा आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा. फ्लैट मतलब ना तो उसकी आंखें दिखाई देगी, ना उसका नाक दिखेगा, ना उसका बाल दिखाई देंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ फ्लैट उसका चेहरा दिखाई देगा. और सबके चेहरे एक जैसे दिखाई देंगे, फ्लैट दिखाई देंगे, तो आप चेहरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. तो ऐसा होता है. मतलब ये कंप्लीट विजन सेंटर है. विजन सेंटर का एक पर्टिकुलर जो पार्ट है, जो कि हमें चेहरे को आइडेंटिफाई कर, जिसकी वजह से हम चेहरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पार्ट यदि डैमेज हो जाता है तो हम लोग फेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. और ऐसा होता है. एक्सीडेंटल केसेस में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे किसी को सर पे चोट लग गई, और सर पे चोट लगने की वजह से पर्टिकुलर विजन सेंटर का एक छोटा सा पार्ट वो डैमेज हो जाता है, तो थोड़ा सा विजन डैमेज होने लगता है. ओके, तो यहाँ पे तो क्या होता है कि दैट इज द फोकोलॉजी नहीं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. मतलब यदि हमारे ब्रेन का जो पार्ट हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करता है, ब्रेन का जो पार्ट राइट हैंड को कंट्रोल करता है,
तो उतना पार्ट यदि वो जो फोकस है, वो जो सेंटर है ब्रेन का, वो पार्ट यदि डैमेज हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है, तो हम हमारा राइट हैंड यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज द पैरालिसिस। तो फिर पैरालिसिस हो जाता है, राइट। तो स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। एब्रप्ट अचानक से हो जाता है, अचानक से, कोई हमें पहले से अंदाजा नहीं आता है, पहले से पता नहीं होता है कि हमारी मतलब आंखों में डैमेज होने वाला है या पैरालिसिस होने वाला है, ऐसा कोई अंदाजा नहीं रहता है, अचानक से हो जाता है। तो स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ओके, सो आई होप कि जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और एनी अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कम ज्यादा तो नहीं, कम होते रहता है, कॉन्शियसनेस अचानक से कम हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कारण क्या हो सकता है? तो कारण हो सकता है एन अंडरलाइंग वैस्कुलर पैथोलॉजी। ओके, अंडरलाइंग वैस्कुलर पैथोलॉजी, वैस्कुलर पैथोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। किससे रिलेटेड? ब्लड वेसल से रिलेटेड। ओके, वैस्कुलर पैथोलॉजी मतलब प्रॉब्लम, पैथोलॉजी मतलब क्या? डिसीज। पैथोलॉजी मतलब क्या? डिसीज, डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जो भी ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड सप्लाई करती है ऑर्गन्स को, ब्रेन को। अगर जैसा विजन सेंटर को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी या कैपिलरी डैमेज हो जाती है, तो विजन सेंटर काम करना बंद कर देगा। जो हमारा ऑल्फैक्टरी सेंटर है, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेलिंग का सेंटर, स्मेलिंग का, वो ऑल्फैक्टरी सेंटर यदि डैमेज हो जाता है, उसको जो ब्लड सप्लाई होता है, जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही है ऑल्फैक्टरी सेंटर को, वो ब्लड कैपिलरीज यदि डैमेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है ऑल्फैक्टरी सेंटर को, तो हमारे जो स्मेलिंग का सेंस है, स्मेल का सेंस, वो स्मेलिंग बंद हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन कॉज मतलब वैस्कुलर पैथोलॉजी। ओके, एंड ब्लड सप्लाई क्यों बंद हो सकता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज क्यों हो सकता है, ब्लड कैपिलरीज को डैमेज क्यों हो सकता है? तो एक तो मतलब वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, या कैपिलरी रप्चर हो जाएगी, रप्चर, या एक्सीडेंट की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगा। ओके, इंजरी होने की वजह से ब्लीडिंग होगा। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है ब्लड क्लॉट की वजह से, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, दैट इज इश्केमिया। तो एक कारण इश्केमिया हो सकता है, वन ऑफ द रीजन कैन बी इश्केमिया, एंड सेकंड रीजन कैन बी इंजुरीज और डैमेज, मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से, सर पे चोट लगने की वजह से वहां पे हिमोरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, हेवी ब्लीडिंग। ओके, ये कारण हो सकता है। सो ड्यू टू एन अंडरलाइंग वैस्कुलर पैथोलॉजी इंक्लूडिंग इश्केमिया, इश्केमिक स्ट्रोक, और हिमोरेज, हिमोरेजिक स्ट्रोक। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अ फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट इज अ प्रॉब्लम विद द ब्रेन फंक्शन, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सीएनएस का ये प्रॉब्लम है। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में वन इज इश्केमिक स्ट्रोक एंड सेकंड वन इज हिमोरेजिक स्ट्रोक। ओके, इश्केमिक एंड हिमोरेजिक। सो आई होप इश्केमिया का मतलब आपको मालूम है, और हिमोरेज का मतलब होता है हेवी ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग। तो इश्केमिक स्ट्रोक, so it is a type of stroke characterized by the sudden obstruction of a blood vessel that supplies blood to an area of the brain, spinal cord or retina due to thrombus, emboli or intracranial small vessel disease. Okay, थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलाई की वजह से, या कोई भी स्मॉल वेसल डिसीज, ब्लड कैपिलरी का कोई डिसीज हो, उसके वजह से यदि ब्लड सप्लाई कम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, इश्केमिया हो सकता है, इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। देन हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक मतलब हेवी ब्लीडिंग की वजह से। हेमोरेजिक स्ट्रोक ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ अ ब्लड वेसल विद इन द ब्रेन और द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सब टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक्स आर, हेमोरेजिक स्ट्रोक के सब टाइप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, ICH, refers to the bleeding within the brain parenchyma, brain parenchyma. Okay, so that is the intracerebral hemorrhage. Then subarachnoid hemorrhage, SAH, refers to the bleeding into the subarachnoid space में. Then intraventricular hemorrhage refers to the bleeding within the ventricles. ब्रेन में जो ventricles है, तो ventricles में यदि bleeding होगा, तो that is the intraventricular bleeding. Okay, तो यहाँ पे आपको एक बार जो ब्रेन है, तो ब्रेन का एनाटॉमी आप ठीक से समझ लीजिए। ब्रेन का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वो आप HAP की कोई भी बुक होगी आपके पास में, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई भी बुक होगा,
या आप वेबसाइट्स की बात ले लीजिए, कोई भी वेबसाइट होगा, पोर्टल होगा, या फिर आप जो चैट जीपीटी है, या फिर आपका एआई है, एआई या जेमिनी है, वहां से भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो एक बार आप ब्रेन का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, इन जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड। इन जनरल बोला है, जनरल। ओके, जनरल नॉर्मली ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, ओके, उसके ऊपर में उसके साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड करेंगे। बट नॉर्मल साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जनरल साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है वीकनेस, देन हेडेक, नमनेस, पैरेस्थेशिया, हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस दैट मीन्स मसल वीकनेस और पार्शियल पैरालिसिस। ओके, देन डिस्फेसिया। अब स्पेलिंग ध्यान दीजिए, स्पेलिंग डिस्फेसिया में यहाँ पे एस आया है, क्या आया है यहाँ पे, एस। ओके, डिस्फेसिया। एंड उसके नीचे में यहाँ पे डिस्फेजिया आया है, डिस्फेजिया, यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्या है, जी। ओके, और यहाँ पे क्या है, एस। तो डिस्फेसिया एंड डिस्फेजिया, स्पेलिंग ध्यान रखिए। डिस्फेसिया, फेसिया, प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस ड्यू टू ब्रेन डिसीज और डैमेज। ओके, एंड स्लर स्पीच, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया दैट इज swallowing डिफिकल्टीज, swallowing डिफिकल्टीज, दोनों के स्पेलिंग में ध्यान रखिए। देन हेमी एनोपिया, हेमी एनोपिया, तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया हेमी एनोपिया के बारे में। हेमी एनोपिया दैट इज पार्शियल ब्लाइंडनेस। और पार्शियल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि आपको पूरा व्यू दिखाई नहीं देगा, सामने की चीजें तो आपको दिखाई देगी बट पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगी, कुछ पार्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि चेहरा, आपको पूरा व्यक्ति, पूरा पर्सन तो दिखाई देगा बट आपको उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, चेहरा पूरा प्लेन हो जाएगा उसका, सबके चेहरे एक जैसे ही दिखेंगे आपको, तो आप चेहरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसा जो प्रॉब्लम होता है दैट इज हेमी एनोपिया, दैट इज पार्शियल ब्लाइंडनेस। ओके, देन फॉल्स एटैक्सिया, एटैक्सिया दैट इज इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ अब यदि पेशेंट को इश्केमिया है, इश्केमिया, ओके, एंड इश्केमिया की वजह क्या है, तो इश्केमिया की वजह है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई आपका जैसे क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉट, एम्बोलाई, एम्बोलाई है, थ्रोम्बस है। ओके, एम्बोलाई थ्रोम्बस की वजह से यदि इश्केमिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो क्लॉट है उस क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए आप कौन सा ड्रग यूज करते हो, बताइए। क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, यस बताइए, कौन सा ड्रग्स आप यूज करोगे, थ्रोम्बोलाइटिक, राइट राइट, नेहा करेक्ट करेक्ट, नेहा ने आंसर दिया थ्रोम्बोलाइटिक, यस, थ्रोम्बोलाइटिक और फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है यहाँ पे, जिसके अंदर में कौन सा ड्रग आता है, जैसे अल्टेप्लेस, टेनिक्टेप्लेस,